मैं थका नहीं, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द अहम फार्मूला हम तक पहुँच जाए, कर्नल जेम्स ने कहा। करामत डॉक्टर इकराम को साथ लेकर आ रहा है, फार्मूला भी उनके साथ है, कर्नल विशान ने जवाब देते हुए कहा। जबकि नोमा, जिसने तंग पैंट और सुर्ख रंग की आधी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी, पैरों में जॉगर थे और आंखों पर रेड चश्मा लगाए, वो उन दोनों से आगे चल रही थी। हमें यहाँ से मोहतात होकर आगे बढ़ना है। कुछ आगे जाने के बाद नोमा ने मुड़कर कहा, क्या वो सुरंग अभी दूर है जो सरहद के आर पार है? कर्नल विशान ने कहा। हाँ, अभी कुछ और आगे है, नोमा ने जवाब देते हुए कहा। आप पहले उस रास्ते से आती जाती रही हैं, कर्नल जेम्स ने कहा। मैं तो इस रास्ते से गुजरकर 3 बार पाकिस्तानी इलाके में कई रोज सैयाह बनकर रह चुकी हूँ। प्रकाश को भी मैंने ही ट्रेस किया था और आज तक प्रकाश हमारा बेहतरीन एजेंट साबित हुआ है और हो रहा है। डॉक्टर इकराम की तलाश भी उसने ही की है और अब फार्मूला भी वही ला रहा है, नोमा ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। यहाँ बहरहाल पाकिस्तानी चेक पोस्ट तो होगी, क्या वो हमारे इस तरह अलहदा रास्ते से जाने पर एतराज नहीं करेंगे? कर्नल जेम्स ने कहा। उसे शायद ये बात समझ ना आ रही थी कि बगैर शक व शुबा उन्हें कैसे पाकिस्तान दाखिल होने की इजाज़त मिलेगी। उसके ख्याल के मुताबिक अगर वह सयाह हैं तो उन्हें मारूफ रास्तों से जाना चाहिए, यूँ छुपकर क्यों जा रहे हैं? बस अब हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद अचानक नोमा ने हाथ उठाकर उन्हें इत्तला देते हुए कहा और वो दोनों रुक गए। अब आप मेरे पीछे आएंगे, नोमा ने कहा और फिर वो एक गहरी खाई में उतरने लगी। इस तरह नीचे जाना खासा खतरनाक था, लेकिन नोमा बड़े इत्मीनान से इस तरह नीचे उतर रही थी जैसे ये उसके लिए मामूल का रास्ता हो। बहरहाल वो थोड़ी सी हिम्मत के बाद खाई में उतर जाने में कामयाब हो गए। आइए, ये कुदरती सुरंग हमें पाकिस्तान पहुंचा देगी, नोमा ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जेब से एक पेंसिल टॉर्च निकाल ली और उसे रोशन कर दिया। अब उस गारनुमा सुरंग में तेज रोशनी फैल गई थी और वो तीनों सुरंग में दाखिल होकर आगे बढ़ने लगे। कर्नल जेम्स हैरत भरी नजरों से इधर उधर का जायजा ले रहा था। ये गारनुमा सुरंग आपने दरियाफ्त की है? कर्नल जेम्स से जब रहा ना गया तो उसने पूछ ही लिया। नहीं, पाकिस्तान और काफिरिस्तान के दरमियान स्मगलिंग के लिए यही रास्ता इख्तियार किया जाता है और दोनों ममालिक को इसका इल्म है, लेकिन वो अपना कमीशन लेकर इधर का रुख नहीं करते। स्मगलिंग करने वाली तंजीमें उन्हें घर बैठे कमीशन भिजवा देती हैं, नोमा ने जवाब देते हुए कहा। मेरे लिए ये नाकाबिले यकीन है कि इस तरह करप्शन भी होती है। बहरहाल अब हम कब तक इस सुरंग में चलते रहेंगे? कर्नल जेम्स ने कहा। उसके चेहरे पर थकावट के आसार नुमाया थे। बस थोड़ी देर और, नोमा ने जो उनकी रहनुमाई कर रही थी जवाब देते हुए कहा और फिर वाकई 10-12 मिनट मजीद सफर करने के बाद वो सुरंग से बाहर आ गए। ये दहाना भी एक गहरी खाई में था और उन्हें एक बार फिर ऊपर जाने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन बहरहाल वो ऊपर पहुंच गए। वहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियां ही नजर आ रही थी। वहां ना कोई चेक पोस्ट थी और ना ही कोई आदमी। नोमा ने जेब से एक छोटा सा पिस्टल निकालकर उसका रुख आसमान की तरफ करके उसका ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे शाई की आवाज के साथ एक शोला सा आसमान की बुलंदी तक पहुंचकर आतिशबाजी में बदल गया और उससे सफेदी रंग के सितारे नीचे गिरने लगे और फिर दूसरे लम्हे वो हवा में ही खत्म हो गए। लेकिन नोमा की नजरें मुसलसल आसमान पर लगी हुई थी और फिर 5 मिनट बाद वहां से कुछ फासले पर ऐसा ही शोला आसमान की तरफ लपका और फिर आतिशबाजी के फूल की तरह फट गया और उसमें से भी वैसे ही सितारे नीचे गिरे जैसे नोमा के फायर से गिरे थे और उसके साथ ही नोमा के चेहरे पर इत्मीनान नजर आने लगा। आइए, आगे रास्ता साफ है, नोमा ने मसरत भरे लहजे में कहा और एक बार फिर उनका सफर शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पहुंचे तो एक चट्टान के पीछे से 2 आदमी निकलकर सामने आ गए और उन दोनों ने नोमा और दोनों कर्नलों को सलाम किया। डॉक्टर इकराम कहाँ है? नोमा ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा। वो हमारे एक पॉइंट पर मौजूद हैं, वो यहाँ खुलेआम नहीं आना चाहते थे, उनमें से एक आदमी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, वहीं चलो, नोमा ने कहा तो उन्होंने सर हिला दिए और फिर वो सब एक बड़ी जीप में सवार पहाड़ी रास्तों और ऊंची नीची सड़कों पर जीप दौड़ाते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं। उगबी सीटों में से एक सीट पर बैठे हुए जेम्स ने साथ बैठे हुए कर्नल विशान से मुखातिब होकर पूछा। हाँ, कर्नल विशान ने जवाब दिया तो कर्नल जेम्स ने सिर्फ अपना सर असबात में हिला दिया। फिर काफी फासला तय करने के बाद जीप पहाड़ी से उतरकर एक वादी में पहुंच गई। ये चाकास इलाका है और चाकास पहाड़ी के अंदर वो लेबोरेटरी है जिसमें फार्मूला है, नोमा ने कहा तो कर्नल जेम्स चौंक पड़ा। डॉक्टर इकराम इस इलाके में क्यों रहा है? इस तरह तो वो किसी भी वक्त चेक किया जा सकता है, कर्नल जेम्स ने कहा। सर, वो आपसे मिलकर वापस लेबोरेटरी जाना चाहता है, जीप ड्राइव करने वाले ने कहा। ओके, कर्नल जेम्स ने मजीद बात करने से गुरेज किया और फिर थोड़ी देर बाद जीप एक रिहायशी कॉलोनी की
एक कोठी के गेट के सामने पहुंचकर रुक गई। ड्राइवर ने मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न दिया तो फाटक खुल गया। फाटक खोलो सुरदेश, ड्राइवर ने कहा। यस सर, सुरदेश ने जवाब दिया और वापस फाटक क्रॉस करके अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक सरकता हुआ दोनों साइडों में जाकर गायब हो गया। ड्राइवर ने जीप आगे बढ़ाई और साइड पर मौजूद पार्किंग शेड के नीचे ले जाकर रोक दी और वो सब जीप से नीचे उतर आए और फिर थोड़ी देर बाद वो एक बड़े कमरे में मौजूद थे जहां एक दरमियानी उम्र का आदमी पहले से मौजूद था। ये डॉक्टर इकराम था, पाकिस्तानी साइंसदान। नोमा ने डॉक्टर इकराम का तारुफ कर्नल जेम्स और कर्नल विशान से कराया और फिर कर्नल जेम्स और कर्नल विशान दोनों का तारुफ उसने डॉक्टर इकराम से कराया। जीप में मौजूद ड्राइवर बाहर ही रुक गया था। क्या कुछ कामयाबी हुई है डॉक्टर इकराम? नोमा ने डॉक्टर इकराम के करीब जाकर कदरे लाड भरे लहजे में कहा तो मुंह लटकाए बैठे डॉक्टर इकराम का चेहरा फूल की तरह खिल उठा। यूं लगता था कि निस्वानी आवाज ने उसके जहन के गिर्द मौजूद ताले खोल दिए हों। ये तो मामूली काम है नोमा, तुम्हारे लिए तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अलबत्ता काम के बाद वादे के मुताबिक तुमने मेरे साथ एक्रीमिया जाना है और वहाँ मेरे साथ रहना है, डॉक्टर इकराम ने कहा। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ डॉक्टर, तुम फिक्र मत करो। नोमा कभी धोखा नहीं दिया करती। ये बताओ कि फार्मूले की कॉपी ले आए हो या नहीं, नोमा ने कहा। पहले मेरा गारंटेड चेक दो, डॉक्टर इकराम ने जेब से एक माइक्रोफिल्म निकालकर सामने मेज पर रखते हुए कहा। कर्नल विशान, अब डॉक्टर इकराम साहब को एक्रीमियन बैंक का गारंटेड चेक दे दें, नोमा ने कर्नल विशान से कहा। ओके, कर्नल विशान ने कहा और फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक चेक बुक निकालकर सामने रखी और फिर उसने एक चेक पर डॉक्टर इकराम का नाम लिखा और फिर रकम लिखी जो करोड़ों डॉलर्स में थी। उसने नीचे दस्तखत किए और फिर चेक को बुक से अलहदा करके उसने उसे नोमा की तरफ बढ़ा दिया। नोमा ने चेक लेकर उसे चंद लम्हों तक गौर से देखा और फिर साथ बैठे हुए डॉक्टर इकराम की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर इकराम ने चेक लिया और उसे काफी देर तक गौर से देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून के तासरात उभर आए। उसने चेक तय करके उसे अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखा और सामने मेज पर मौजूद माइक्रोफिल्म उठाकर उसने नोमा की तरफ बढ़ा दी। नोमा ने डॉक्टर इकराम से माइक्रोफिल्म लेकर कर्नल विशान को दे दी। इसे चेक करना होगा, कर्नल जेम्स ने कहा। क्या आप साइंसी फार्मूले को समझ सकते हैं? डॉक्टर इकराम ने चौंक कर कहा। यहाँ आने से पहले मुझे एक्रीमिया में फार्मूले के बारे में समझाया गया है। अब मैं उसे न सिर्फ पढ़ लूंगा बल्कि मखसूस निशानियां भी चेक कर लूंगा, कर्नल जेम्स ने कहा। उसने जानबूझकर इसराइल की बजाय एक्रीमिया का नाम लिया था ताकि डॉक्टर इकराम इसराइल का नाम सुनकर कोई गड़बड़ ना कर दे। मैं माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर ले आती हूँ, नोमा ने उठते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे से बाहर चली गई। और फिर थोड़ी देर बाद नोमा वापस अंदर दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर मौजूद था। उसने रिकॉर्डर मेज पर ऐसी जगह रखा जहां से सब और खुसूसी तौर पर कर्नल जेम्स के करीब उसकी स्क्रीन थी ताकि कर्नल जेम्स फार्मूले को चेक कर सके। डॉक्टर इकराम की दी हुई फिल्म रिकॉर्डर में एडजस्ट करके नोमा ने एक बटन प्रेस किया तो रिकॉर्डर की स्क्रीन रोशन हो गई और साथ बैठे हुए कर्नल जेम्स की नजरें स्क्रीन पर जम सी गईं। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर तहरीर उभर आई। कर्नल जेम्स खामोश बैठा देखता रहा। तहरीर मुसलसल स्क्रीन पर डिस्प्ले होती रही। ठीक है, बंद कर दो, अचानक कर्नल जेम्स ने मसरत भरे लहजे में कहा तो नोमा ने रिकॉर्डर ऑफ किया और माइक्रोफिल्म निकालकर कर्नल जेम्स की तरफ बढ़ा दी। मिशन का यह हिस्सा तो मुकम्मल हुआ, लेकिन दूसरे हिस्से का क्या होगा? कर्नल जेम्स ने कहा। दूसरा हिस्सा क्या? डॉक्टर इकराम ने चौंक कर कहा। आपसे यह भी तय हुआ था कि आपने लेबोरेटरी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना है, कर्नल विशान ने कहा। जरूर कहा गया था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बारूदी बिस्किट मंगवा दे, वरना और किसी भी सूरत में बारूद लेबोरेटरी के अंदर नहीं जा सकता। उस फार्मूले की माइक्रोफिल्म पर खुसूसी रेशा चढ़ाकर उसे बाहर निकाल लाया हूँ, वरना किसी भी हालत में ये बाहर ना आ सकती थी, डॉक्टर इकराम ने कहा। नोमा, ये तो वाकई तय हुआ था। क्या बारूदी बिस्किट एक्रीमिया से मंगवा लिया गया है? कर्नल विशान ने नोमा से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, मैं साथ ले आई हूँ, नोमा ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल विशान के साथ साथ कर्नल जेम्स भी चौंक पड़ा। नोमा ने अपने लेडीज बैग से कागज में लिपटे हुए छोटे से बिस्किट साइज का एक पैकेट डॉक्टर इकराम की तरफ बढ़ा दिया। ये काम कब तक होगा? कर्नल जेम्स ने पूछा। मैं अभी वापस जा रहा हूँ। बिस्किट पर रेशा चढ़ाकर उसे मैं अंदर ले जाऊंगा और फिर उसे वहां छुपाकर चार्जर पर लगा दूंगा। उसके बाद मैं वापस आऊंगा और बाहर निकलकर चार्जर आपको दे दूंगा। आप यहाँ से या यहाँ से 2 मील के फासले तक उसे डिचार्ज करके बिस्किट को फायर कर दें। इस कंप्रेस बिस्किट में 10 बमों की ताकत होती है। ये लेबोरेटरी का तिनका उड़ा कर रख देगा, डॉक्टर इकराम ने कहा। आप ये बिस्किट रखकर कब वापस आएंगे? कर्नल जेम्स ने कहा। कम से कम 2 रोज बाद,
उससे पहले तो वैसे भी छुट्टी नहीं मिल सकती। ये तो मैंने लेबोरेटरी के डॉक्टर से स्पेशल रेस्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है, वरना इतनी जल्दी किसी को इजाजत नहीं मिल सकती, डॉक्टर इकराम ने कहा। तो कर्नल जेम्स ने इस बात में सर हिला दिया। प्रकाश आपसे यहाँ मिला है या नहीं? कर्नल विशान ने पूछा। प्रकाश तो बाहर मौजूद है बॉस, नोमा ने कहा। तो कर्नल विशान चौंक पड़ा। कब आया है? जब हम यहाँ पहुंचे तो वो नजर नहीं आया था, कर्नल विशान ने कहा। वो मार्केट गया हुआ था, अभी वापस आया है, नोमा ने कहा। उसे बुलाओ, कर्नल विशान ने कहा। तो नोमा कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो एक मकामी आदमी उसके साथ था। ये प्रकाश है, और प्रकाश ये मेरे बॉस कर्नल विशान है, और ये एग्रीमियन कर्नल जेम्स हैं। आधा काम तो हो गया है, लेकिन आधा अभी रहता है, नोमा ने कहा। और फिर जो कुछ डॉक्टर इकराम ने बताया था वो प्रकाश को बता दिया। प्रकाश, तुम्हारी दुकान पर डॉक्टर इकराम आएंगे, तुम उनसे डिस्चार्जर लेकर और उन्हें साथ लेकर काफिरिस्तान पहुंच जाना। हम इन्हें खुद ही वहां से क्रीमिया रवाना कर देंगे, ताकि पाकिस्तान वाले उन्हें तलाशी करते रह जाएं, कर्नल विशान ने कहा। फिर अब हम वापस जाएंगे, कर्नल जेम्स ने कहा। दूसरे हिस्से की रकम का चेक दे दे, क्योंकि लेबोरेटरी की तबाही से पहले मुझे उस इलाके से दूर जाना होगा, इसलिए हो सकता है कि हमारी मुलाकात ही ना हो, डॉक्टर इकराम ने कहा। ठीक है, आप ले ले चेक, लेकिन जब आप इस कदर भारी रकम के चेक लेकर लेबोरेटरी जाएंगे तो अगर मशीनरी ने चेक कर लिया तो फिर आपको इतनी भारी रकम का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप ये चेक प्रकाश के पास छोड़ दें और वापसी पर ये चेक आपको मिल जाएंगे, कर्नल जेम्स ने कहा। हाँ, मैं उनका दिल व जान से हिफाजत करूँगा, प्रकाश ने कहा। सॉरी, ये मेरा काम है कि मैं अपनी दौलत की हिफाजत करूं, और आप सब बेफिक्र रहें। अगर बारूद का बिस्किट अंदर जा सकता है तो चेक भी अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर इकराम ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। आप इन्हें ही दे दे कर्नल जेम्स, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा काम हो गया और जो बाकी रहता है वो भी हो जाएगा, कर्नल विशान ने कहा। तो कर्नल जेम्स ने इस बात में सर हिलाते हुए जेब में हाथ डालकर एक बार फिर चेकबुक निकाली और एक चेक लिखकर उसे चेकबुक से अलग किया, और फिर चेक उसने बराह रास्त डॉक्टर इकराम को देने की बजाय नोमा की तरफ बढ़ा दिया। नोमा ने एक नज़र चेक को देखा और फिर डॉक्टर इकराम की तरफ बढ़ा दिया। डॉक्टर इकराम ने एक बार फिर गौर से चेक को देखा और उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने चेक को तह करके कोट की अंदरूनी जेब में डाला और फिर उठ खड़ा हुआ। अब आप मुझे चाकास पहाड़ी के करीब पहुंचा दे, आगे मैं खुद चला जाऊंगा, डॉक्टर इकराम ने कहा। आप प्रकाश के साथ चले जाएं, ये आपको वहां पहुंचा देगा, कर्नल विशान ने कहा। ओके ठीक है, डॉक्टर इकराम ने कहा। आइए डॉक्टर साहब, प्रकाश ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। हमें जीप भी तो चाहिए होगी, इसका बंदोबस्त कहाँ से होगा, डॉक्टर इकराम की आवाज़ सुनाई दी जब वो कमरे के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। जीप की ज़रूरत नहीं, यहाँ से करीबी लेबोरेटरी है, प्रकाश ने जवाब दिया और खामोशी तारी हो गई। ये 2 रोज़ वाला प्रॉब्लम हमारे लिए ट्रैप न बन जाए, कर्नल जेम्स ने कुछ देर खामोश रहने के बाद साथ बैठे हुए कर्नल विशान से कहा। वो कैसे कर्नल जेम्स, कर्नल विशान ने कहा। डॉक्टर इकराम, या उसे दिए हुए हमारे चेक हमारे खिलाफ लाइन ऑफ एक्शन भी बन सकते हैं। मजबूरी 2 रोज़ की दरमियान में आ गई है, अब मुझे 2 रोज़ तक यहाँ रहना पड़ेगा, जबकि मैं फौरी तौर पर फार्मूला लेकर इसराइल पहुँचना चाहता हूँ, कर्नल जेम्स ने कहा। आप चाहे तो चले जाएं, क्योंकि फार्मूला तो बाहर आ गया है, अब लेबोरेटरी की तबाही ना भी हुई तो भी आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर्नल विशान ने कहा। नहीं, मैंने इसराइल के सदर को रिपोर्ट देनी है, इसलिए मुझे 2 रोज़ यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन ये पाकिस्तानी इलाका है, यहाँ चेकिंग तो नहीं होती, कर्नल जेम्स ने कहा। नहीं, यहाँ लोग काफिरिस्तान और बहादुरस्तान से आते जाते रहते हैं। असल चेकिंग असला और मंशियात की जाती है, और वो भी सिर्फ उन लोगों की जो उनकी डिमांड पूरी ना करें, वरना कोई उंगली तक नहीं उठाता, कर्नल विशान ने कहा। ओके, फिर मैं यहाँ रहकर 2 रोज़ गुजार दूंगा, अलबत्ता इस वक्त हम दोनों अकेले हैं, इसलिए ये बात सुन लो कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लाजमन लेबोरेटरी की तबाही पर हरकत में आएगी, और उसे बहरहाल डॉक्टर इकराम का क्लू मिल जाना है। और उन्होंने जब अपने मखसूस अंदाज में डॉक्टर इकराम को चेक किया तो उसने आपकी और मेरी दोनों की निशानदही कर देनी है, इसलिए ये बात तयशुदा है कि मिशन मुकम्मल होने पर डॉक्टर इकराम को हलाक कर देना ज़रूरी है, और उससे दोनों चेक भी वापस लेने ज़रूरी हैं, ताकि किसी तरह ये मालूम ना हो सके कि इस मामले में कौन कौन काम कर रहा था, कर्नल जेम्स ने कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, कर्नल विशान ने कहा, और कर्नल जेम्स मुस्कुरा दिया। इसराइल के नवाही शहर रॉगर को उम्रा का शहर कहा जाता था, और वाकई था भी ऐसा ही। पूरी दुनिया में जायज़ व नाजायज़ बिजनेस करने वाले यहूदी रॉगर में रहना अपने लिए एजाज़ समझते थे। यही वजह थी कि रॉगर को परियों का देश भी कहा जाता था।
यहाँ की सड़कें हर वक्त साफ और चमकदार नजर आती थी। आला तरीन कारें इन सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देती थीं। यहाँ बेशुमार क्लब और होटल थे जहाँ आदमी अपने आप को जन्नत में महसूस करता था। लेकिन यहाँ रहने वाले का सिर्फ अमीर नहीं बल्कि बेपनाह अमीर होना जरूरी था। यहाँ 3 बड़ी रिहायशी कॉलोनियाँ थीं जिनमें हर रिहाइश का महल से कम ना थी। इसकी एक जदीद रिहायशी कॉलोनी काजाक टाउन में ऑफिस के अंदाज में सजाए गए कमरे में एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी सूट पहने बैठा हुआ था। उसका सर गंजा था, अलबत्ता साइडों पर बालों की झालरें मौजूद थी। आंखों पर नजर का चश्मा था। वो एक अखबार पढ़ने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, उस आदमी ने भारी लहजे में कहा। प्रेसिडेंट हाउस से आपके लिए कॉल है, दूसरी तरफ से मुअत्तबाना लहजे में कहा गया। ओके, कराओ बात, उस आदमी ने चौंक कर कहा। हेलो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक और भारी सी आवाज सुनाई दी। सर, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ, उस आदमी ने बेहद मुअत्तबाना लहजे में कहा। मिस्टर रॉबर्ट, आपके ज़िम्मे पाकिशिया का एक साइंसी फार्मूला हासिल करने का मिशन लगाया गया था। इस सिलसिले में क्या हो रहा है? सदर ने कहा। सर, हम तकरीबन 90% कामयाबी हासिल कर चुके हैं, बाकी 10% काम भी आज ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। रॉबर्ट ने कहा। क्या इस मिशन की मुकम्मल रिपोर्ट आपको मिल चुकी है? सदर ने कहा। फोन पर बात हुई है जिसके मुताबिक मेरे नायब जेम्स ने फार्मूला हासिल कर लिया है, लेकिन लेबॉर्ट्री की तबाही के लिए उन्हें 2 रोज वहीं रुकना पड़ा। अब 2-3 घंटे बाद मिशन हर लिहाज से मुकम्मल हो जाएगा, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। जैसे ही आपके पास इसकी तफसीली रिपोर्ट पहुंचे, आपने एक कॉपी प्रेसिडेंट हाउस फैक्स करनी है। इट इज़ माई ऑर्डर, सदर ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी, रॉबर्ट ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने भी रिसीवर रख दिया। वो कुछ देर बैठा सोचता रहा। उसे इस बात की समझ ना आ रही थी कि एक आम और मामूली से मिशन के सिलसिले में इसराइल के सदर क्यों परेशान हैं। इस कदर परेशान कि उन्होंने खुद ही रॉबर्ट से बात की। हालांकि प्रोटोकॉल के मुताबिक उनकी फ़ोन सेक्रेटरी से फ़ोन करके हुक्म देती कि रॉबर्ट प्रेसिडेंट हाउस कॉल करे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। उससे जाहिर होता है कि मामला बेहद सीरियस हैं, लेकिन उसकी समझ में ये बात ना आ रही थी कि इस मिशन में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इसराइल के सदर भी परेशान हो गए हैं। अचानक उसे ख्याल आया कि कर्नल जेराल्ड से बात की जाए। कर्नल जेराल्ड पहले इसराइल की एक सरकारी एजेंसी जागा का तवील अरसे तक चीफ रहा है और अब रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहा था। उसने तिल अबीब में एक क्लब खरीद लिया था और अब उसके दिन रात उस क्लब में ही गुजरते थे। रॉबर्ट से उसकी मुलाकात अक्सर होती रहती थी और कई बार कर्नल जेराल्ड यहाँ रॉगर में उसका मेहमान रहा था और रॉबर्ट उससे अपने मिशंस में मशवरा भी लिया करता था। चुनांचे उसने इस सिलसिले में कर्नल जेराल्ड से बात करने का फैसला किया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस चीफ, दूसरी तरफ से उसकी फ़ोन सेक्रेटरी की मुअत्तबाना आवाज़ सुनाई दी। तिल अबीब में रॉडिश क्लब के कर्नल जेराल्ड से मेरी बात कराओ, रॉबर्ट ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया और रॉबर्ट ने रिसीवर रख दिया। फिर कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉबर्ट ने कहा। कर्नल जेराल्ड लाइन पर हैं, बात कीजिए। फ़ोन सेक्रेटरी की मुअत्तबाना आवाज़ सुनाई दी। हेलो, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, रॉबर्ट ने कहा। रॉबर्ट, मैं कर्नल जेराल्ड बोल रहा हूँ, बड़े तवील अरसे बाद फ़ोन किया है, कोई ख़ास बात? कर्नल जेराल्ड ने कहा। बस मसरूफियात ही ऐसी हैं कि किसी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। फ़ोन मैंने इसलिए किया है कि तुम तवील अरसे तक इसराइल की सरकारी तंजीम जागा के चीफ रहे हो, इसलिए तुम मुझे मालूमात मुहैया कर सकते हो, रॉबर्ट ने कहा। किस किस्म की मालूमात? तुम खुद लॉर्ड्स जैसी एजेंसी के चीफ हो, फिर भी दूसरों से मालूमात हासिल कर रहे हो। इसकी वजह कर्नल जेराल्ड के लहजे में हैरत नुमाया थी।